हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था और इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के थे और उसमें से 14 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के थे। बाकी जो 16 क्वेश्चंस थे वो एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के थे। ठीक है, तो जो 14 क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और आंसर्स जो मैं बताऊंगा आपको वो बीपीएससी के फाइनल आंसर की से होगा। ठीक है, तो आप आंसर्स को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। बीपीएससी जो फाइनल आंसर की जारी करता है रिजल्ट के टाइम पर, उससे बताऊंगा मैं आपको आंसर। जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वो आपको पीवाईक्यू बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो जो भी एडिशनल फैक्ट आपको मिले क्वेश्चंस को डिस्कस करने के टाइम जब भी मैं बताऊं, तो अगर आपके सोर्स में वो फैक्ट ना हो या आपको पता ना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो पीवाईक्यू की वीडियो है या जो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। हर सब्जेक्ट का और हर एग्ज़ाम का आपको वहाँ पर मिलेगा और जिन एग्ज़ाम्स का नहीं कवर किया होगा या जिन सब्जेक्ट के नहीं हुए होंगे उनको भी जल्द किया जाएगा। आप इसको ये समझने के लिए यूज कीजिए कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, जो भी किताब आप पढ़ते हो, उसमें आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है, पढ़ते वक्त हमको कौन सी चीज़ें याद रखनी है और किस डेप्थ तक याद रखनी है, ये हमको पीवाईक्यू बिना देखे समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू का कि वो हमको एग्ज़ाम का डिमांड जो है वो बताता है कि क्या है एग्ज़ाम की डिमांड। आप वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को जज करने के लिए कि किस लेवल की तैयारी आपकी है। जो भी पढ़ रहे हैं आप, जितनी भी तैयारी है उससे आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं क्वेश्चंस को जो बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप बैकग्राउंड में भी वीडियो चला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उस वक्त भी अपना टाइम कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं हम, तो बैकग्राउंड में कोई भी एजुकेशनल वीडियो चला करके, फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू का यही वीडियो चला करके या करंट अफेयर्स का कोई वीडियो चला करके, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो पढ़ाई में ना भी जा रहा हो उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाए अपने वैल्यू एडिशन के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा लास्ट मोमेंट पर जब हमको पीवाईक्यू बिल्कुल उस वक्त हम स्किप नहीं कर सकते, उस वक्त हमको रिवाइज करना होता है सारा का सारा जो भी पीवाईक्यू है, तो उसके तौर पे भी, उसके टाइम पर भी आप यूज कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। पहले बीपीएससी 5 ऑप्शंस देता था, ऑप्शन ई जिसमें रहता था मोर देन 1 या नन ऑफ द अबव। कुछ एग्जाम्स में बीपीएससी अब भी कर रहा है ऐसा, जैसे कि जो टीआरई वाला एग्ज़ाम अभी 3rd फेज हुआ था उसमें भी तो बीपीएससी ने ऐसा किया था। तो टीआरई में चल रहा है, पर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अब 4 ऑप्शन ही रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, ये बात सही है। हायर स्टडीज के लेवल पर इंग्लिश में एजुकेशन को रिकमेंड किया था, लेकिन स्कूल के लेवल पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो है एजुकेशन को रिकमेंड किया था। यानी जो हायर स्टडीज है वो इंग्लिश में हो, लेकिन जो स्कूल के लेवल पर पढ़ाई होती है वो भारतीय भाषाओं में हो, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन था वुड्स का। साथ साथ जो सेकेंड स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा पे, वोकेशनल ट्रेनिंग,
इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग पर भी जोर दिया था वुड्स डिस्पैच ने। साथ साथ इस डिस्पैच ने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप जो है एजुकेशन को मास तक लेके जाएंगे। मतलब जो समाज है, समाज का हर एक तबका है, हर एक लोग है, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर लेवल तक आपको एजुकेशन को लेकर जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए अपने लेवल से, खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। इससे पहले आपने मैकॉले मिनट्स पढ़ा होगा, तो उनका ये मानना था कि जो है एजुकेशन सबको देने की ज़रूरत नहीं है। समाज का एक जो उच्च वर्ग है, जो एक खास वर्ग है, उसको दे दो एजुकेशन और वो अपने नीचे के वर्ग तक एजुकेशन जो है वो लेकर जाएगा। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी भी कहते हैं कि अपने लेवल से ऊपर के लेवल से लेके नीचे के लेवल तक एजुकेशन ऐसे फिल्ट्रेशन के थ्रू जाएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। पर उसको रिजेक्ट किया था वुड्स डिस्पैच ने, ठीक है ना। इसी के रिकमेंडेशन पर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी इंडिया में। आपको याद होगा 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। और चार्ल्स वुड के टाइम पर, माफ़ कीजिएगा, जो वुड्स डिस्पैच आया था चार्ल्स वुड के द्वारा, उसके टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बात कब की है? 1854 की, ठीक है। 1857 तक तो गवर्नर जनरल ही होते थे, उसके बाद वाइसराय होते थे। तो डलहौजी उस वक्त गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। जो भी एडिशनल फैक्ट आपको ना पता हो आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आपको PYQ बेस्ड है वो, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द, देखिए फिर से आ गया ना स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट बेस्ड देखा, दूसरा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इनमें से कौन से सही है ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, यानी इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। स्टेटमेंट 2, इट केम टू बी नोन एज अ गैगिंग एक्ट, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। और स्टेटमेंट 3, द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था, लॉर्ड लिटन जो वाइसराय थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1878 1878 में ये एक्ट आया था, उस वक्त लॉर्ड लिटन ही थे वाइसराय। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, तो हाँ, लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आए थे वाइसराय के तौर पर, और लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे और लॉर्ड रिपन जो है इसको निरस्त कर दिए थे, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन का टाइम क्या है? 1876 से 1880, और लॉर्ड रिपन का टाइम है 1880 से 1884। तो लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, क्योंकि इसने प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन से प्रेस पर? वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस मतलब भारतीय भाषाओं में जो प्रेस, जो अखबार या पत्रिकाएं निकलती थी, उस पर ये प्रावधान लागू होता था, ठीक है ना। देखिए कुछ न्यूज़पेपर का नाम आप याद रख लीजिए जिसके ऊपर जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जैसे सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश और समाचार। ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी इस एक्ट के तहत, ठीक है। एक न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, वो क्या हुआ, वो बंगाली में था न्यूज़पेपर, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया, इस एक्ट के कार्रवाई से बचने के लिए उसने अपने आप को टर्न कर लिया इंग्लिश में, तो बंगाली के बदले वो इंग्लिश में छपना शुरू हो गया। और ये ऐसा किस लिए किया उसने? क्योंकि उन्हें पता था कि जो एक्ट है वो भारतीय भाषाओं पर लगेगा। भारतीय भाषाओं पर बहुत सारे के अखबारों पर प्रतिबंध लग रहा था, बहुत सारे अखबारों पर बहुत सारे प्रावधान लगा दिए गए थे, ठीक है ना, इस एक्ट के तहत। तो उससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में छपना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे होंगे आप सवाल किस तरह से पूछ रहा है। पहले पूछता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था या किसने रिपील किया था, पर अब ऐसा नहीं, 3 स्टेटमेंट्स, आपको एक फैक्ट से काम नहीं चलेगा,
मोर देन वन फैक्ट आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने देखा 2 स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा 3 स्टेटमेंट, और ये हमारा तीसरा सवाल है इस वीडियो का, और इसमें हम देख रहे हैं 4 स्टेटमेंट। चलिए सवाल है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870, उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। स्टेटमेंट 2 है, हिंदी में कहें तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, बाइफर्केट कर रहा था सेंट्रल फाइनेंस को और प्रोविंशियल फाइनेंस को। स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, यानी प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। स्टेटमेंट 3 इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, यानी मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। और फोर्थ स्टेटमेंट है इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंस, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों स्टेटमेंट्स सही हैं लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन के बारे में। अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपके सोर्स में लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन के बारे में इतने डिटेल में क्या फैक्ट्स मौजूद है। ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको करना है, एडिशनल फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स प्रिपेयर करना है। तो जो भी चीज़ें आपको नई लग रही हैं इस वीडियो में आपको वो नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following were the reasons for the failure of the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। स्टेटमेंट 1 द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। स्टेटमेंट 2 द रेबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। स्टेटमेंट 3 देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 ओनली 1 एंड 2, स्टेटमेंट बी ओनली 2 एंड 3, स्टेटमेंट सी ऑल ऑफ द अबव, या स्टेटमेंट डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। ठीक है, मिलिट्री सुपेरियोरिटी था, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो थी ही, इसके अलावा जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, उनके पास कोई यूनिफाइड प्रोग्राम या आइडियोलॉजी तो था नहीं, उनकी कोई एक विचारधारा नहीं थी। थर्ड है कि समाज के हर वर्ग से सपोर्ट जो है वो नहीं था, समर्थन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। समाज के हर सेक्शन से भी सपोर्ट नहीं था, और भारत में हर एरिया जो है वहाँ से भी सपोर्ट नहीं था। जैसे पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, वेस्ट इंडिया भी बहुत हद तक जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था इस आंदोलन को। आप अगर कुछ राजाओं के नाम जानना चाहें तो ग्वालियर के सिंधिया जो हैं उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, इंदौर के होलकर ने सपोर्ट नहीं किया था, पटियाला, सिंध, कश्मीर, इस सब ने भी सपोर्ट नहीं किया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो या पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। दूसरा, सूरत स्प्लिट। तीसरा, खेड़ा सत्याग्रह। और चौथा है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वही, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स गिवन अबव। एक फैक्चुअल सीधा सीधा सवाल हमको देखने को अभी मिल रहा है, पर वो भी सीधा सीधा नहीं है, उसमें भी 4 चीज़ें दी गई हैं और बताना है हमको कि ये चारों किस ऑर्डर में घटित हुई थी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2413।
मतलब सबसे पहले सूरत स्प्लिट हुआ, फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आया, फिर होम रूल मूवमेंट है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। ईयर याद रखना चाहें हम तो जो सबसे पहले इसमें से हुआ था, देखिए सबसे पहली इसमें कौन सी घटना है, वो है सूरत स्प्लिट। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में। इसके बाद फोर्थ जो स्टेटमेंट है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, वो हुआ था 1909 में। इसके बाद जो पहला स्टेटमेंट है होम रूल मूवमेंट, वो हुआ था 1916 में। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब आया था? सॉरी, जो खेड़ा सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई है। महात्मा गांधी से संबंधित सवाल हर बीपीएससी के पेपर में मिनिमम एक तो रहता ही है, मिनिमम एक से ज़्यादा भी रह सकता है। जैसे इस पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से महात्मा गांधी से संबंधित तो नहीं है, पर इसमें खेड़ा सत्याग्रह तो है ही। इसके अलावा आपको आगे आप जब देखेंगे 2 और सवाल आपको मिलेंगे जो गांधी जी से रिलेटेड है। तो टोटल 14 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो महात्मा गांधी से संबंधित है। इतने इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी बीपीएससी के लिए। वैसे भी जब आप बीपीएससी का मेंस का सिलेबस देखते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ लीडर्स के नाम मिलेंगे जिनके ऊपर आपको मेंस में आंसर तैयार करना होगा। उसमें से महात्मा गांधी भी एक है। महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, गांधी, नेहरू एंड टैगोर आपको वहाँ पे मिलेगा। इसलिए उनसे संबंधित सवाल प्रीलिम्स में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, नेहरू पे भी पूछे जाते हैं। देखिए पहला सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? हाँ, एक ये सवाल काफ़ी फैक्चुअल सा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ऑप्शन क्या है? द स्ट्रेची कमीशन स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द आर्म्स एक्ट। ऑप्शन सी द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और ऑप्शन डी है द इल्बर्ट बिल। क्या होगा इसका आंसर? पॉज करके देने की कोशिश कीजिए इसका आंसर आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो है वो लिटन के टाइम पर नहीं आया था। लिटन से संबंधित अभी एक सवाल आपने पहले भी देखा हुआ था, और अब फिर से लिटन से संबंधित जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो पूछा गया था, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लॉर्ड लिटन को। तो देखिए लॉर्ड लिटन से संबंधित स्ट्रेची कमीशन भी है, आर्म्स एक्ट भी उसी समय आया था 1878, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट अभी एक सवाल देखा था आपने, फिर से सवाल है यहाँ पर 1878। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही ये तीनों घटना हुई थी 1876 से 1880 के बीच में, जब लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे इंडिया के। और 1880 से 1884 जब कि इनके बाद रिपन जब बने, उस वक्त इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी बार बार इनसे सवाल पूछती है। तो आपको वाइसरॉय वाली जो लिस्ट है एक बार आपको याद रख लेना है उसको ठीक से। उसमें से पूरा ना भी याद रखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ये इस पेपर के सबसे आसान सवालों में से एक माना जाएगा। देखिए स्टेटमेंट, सॉरी, ऑप्शन ए है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन बी द ट्रीटी ऑफ सुगौली, ऑप्शन सी द ट्रीटी ऑफ बसाइन, या ऑप्शन डी द ट्रीटी ऑफ सालबाई। कौन सी संधि हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। शहर का नाम तो बदल गया है प्रयागराज, पर बुक्स में संधि तो वही रहेगी ना, क्योंकि उस वक्त तो नाम हुई था। तो इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बीपीएससी से सवाल पूछ चुका है पहले भी। रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ में संधि की थी। डेट अगर आप याद रखना चाहें तो 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। एग्जैक्ट डेट भी पीवाईक्यू में है, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है, ये 16 अगस्त 1765, तो आपको याद रखना चाहिए ये। तो 2 संधियाँ हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, जो नवाब ऑफ अवध है उनसे, जो शुजाउद्दौला थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड, इन दोनों के साथ में संधि हुई थी। ठीक है, जो
नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला के साथ संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो नवाब है अवध के, वो इलाहाबाद और कारा सरेंडर कर देंगे शाह आलम द्वितीय को, जो मुगल एम्पायर थे, और 50 लाख रुपए भी कंपनी को देंगे वॉर इंडेमनिटी के नाम पर। युद्ध लड़ा गया है उसके नाम पर कंपनी को पे करेगी जो नवाब है वहाँ के, जो अवध के, वो 50 लाख रुपए। जो शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर थे, उनके साथ में जो संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसमें ये था कि वो अब अपना दिल्ली का तख्त छोड़कर इलाहाबाद में आके रहेंगे। वही इलाहाबाद जो उनको जो मुगल वो नवाब ऑफ अवध जो है वो दे रहे थे ना एक ट्रीटी के तहत। तो अवध के नवाब जो इलाहाबाद अब मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड को दे रहे हैं, वही इलाहाबाद, उसी इलाहाबाद में अब वो रहेंगे भी, ठीक है, दिल्ली में नहीं रहेंगे, इलाहाबाद में रहेंगे। और दूसरा दीवानी राइट्स जो है वो दिया गया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, ठीक है, इसके बदले में 26 लाख रुपए पर एनम वो देंगे, कंपनी देगी। तो ये संधि थी इलाहाबाद की, याद रखना है आपको, बक्सर की लड़ाई से संबंधित है। रॉबर्ट क्लाइव ने साइन किया था। रॉबर्ट क्लाइव और भारत के दो जो है लीडर्स, उनके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की बात कर रहा था मैं, ये आ गया सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। पर सवाल इतना आसान नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर वो सवाल ऐसा है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे बुक्स हैं जिसमें कि ये तो मिलेगा ही नहीं आपको। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के दौरान। ऐसा नहीं पूछ रही है कि ये वाला आंदोलन कब घटित हुआ था। ऑप्शन ए है नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक, ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल और रॉलेट सत्याग्रह, इनमें से किस में पहली बार हंगर स्ट्राइक का यूज किया था गांधी जी ने, भूख हड़ताल का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो स्ट्राइक हुआ था 1918 में, उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ठीक है ना, आपको याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह हमने देखा, अभी पिछले सवाल में हमने जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी देख लिया, और ये वाला सवाल चंपारण। मतलब गांधी जी जब आए भारत, और उनके जो शुरुआती आंदोलन थे 1917-1918 के, 17 में चंपारण और 18 में खेड़ा, पहले ये जो है अहमदाबाद स्ट्राइक और फिर खेड़ा, ये जो है मूवमेंट्स जो है गांधी के बारे में पूछे गए हैं। अगर आप इनके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो बहुत संभावना है कि आप एक दो सवाल तो मिस कर ही देंगे। तो आपको डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में जो भी फैक्ट मिलता है, ज़रूर आप उसको प्रिपेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। ये सवाल भी बहुत सीधा नहीं है, और इस सवाल का आंसर भी आपको हर सोर्स में नहीं मिलेगा। ऐसे ही सवाल पूछ रही है बीपीएससी, जो सीधा सीधा सवाल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, वो भी ऐसा है कि वो हर सोर्स में है ही नहीं कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसमें स्टेटमेंट 1 है, आंसर ऑप्शन ए है, अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। पूछ रहा है सवाल में कि अंग्रेजों ने क्या किया था जब चंपारण आंदोलन चल रहा था, तो उसके प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने कौन सा कदम उठाया था? महात्मा गांधी को गवर्नर बना दिया चंपारण का। ऑप्शन बी, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगाया और मार्शल लॉ लगाया, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन द रीजन। ऑप्शन सी है, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। या ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति। हर बुक में नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना जो है की थी अंग्रेजों ने, और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी का मेंबर बनाया था
महात्मा गांधी जी को। ठीक है, इसके बाद फिर चंपारण एग्रेरियन एक्ट आया, कानून आया। कानून से संबंधित आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, पर चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है ये मोस्टली बुक्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ संस्थाओं के नाम हैं और लिस्ट 2 में उनके बारे में दिया हुआ है कि वो किन से संबंधित है, किस लीडर से संबंधित है। देखिए, लिस्ट 1 है ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी तत्वबोधिनी सभा और सी आत्मीय सभा। और दूसरी तरफ लिस्ट 2 में है देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और राम मोहन रॉय। कौन सी संस्था से संबंधित कौन है इसमें? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 213, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3। ए का 2, ए जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में ये संस्था बनी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। जो दूसरा स्टेटमेंट है बी तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1839 1839 में की थी। जो थर्ड स्टेटमेंट है आत्मीय सभा, वो किन से संबंधित है? राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है, सी का 3 हो जाएगा। और ये संस्था बनी थी कब? 1814 में, 1814। ठीक है, तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाई थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाबाई अ वुमन फ्रीडम फाइटर बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ये वाला फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी और किसी सोर्स में मुझे नहीं मिला है अब तक। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटका। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 16 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी अंबाबाई जी। ठीक है, इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो है योगदान दिया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और साथ में जो है जो लिकर शॉप्स थे, शराब की दुकानें जो थी उडीपी में, कर्नाटका में, वहाँ पे उसका विरोध किया था। ये जो आंदोलन है गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन, उसमें शामिल थी अंबाबाई जी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, विमेन फ्रीडम फाइटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ये बीपीएससी के पीवाईक्यू में है, पहले पूछ चुका है ये बीपीएससी, ये वाला सवाल कई बार पूछ चुका है। ठीक है, 69th वाला पेपर अभी हम देख रहे हैं, 68th में भी पूछा गया था, उससे पहले 63rd में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया था, 45th बीपीएससी में भी पूछा गया था। मतलब काफ़ी बार ये पूछ चुका है बीपीएससी कैबिनेट मिशन के बारे में। इसके मेंबर कौन नहीं थे? ऑप्शन ए पी लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी जे एंड्रयू या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। कौन नहीं था शामिल? तो जे एंड्रयू नहीं थे। ठीक है, बाकी लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इनके अलावा और एक लोग थे, कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए ब्रिटेन में जो एटली गवर्नमेंट थी, क्लीमेंट एटली की सरकार थी, उन्होंने अनाउंस किया था 1946 के फरवरी में, 1946 के फरवरी में अनाउंस किया था कि एक कैबिनेट मिशन जाएगा इंडिया। ठीक है, जिसके चेयरमैन होंगे पैथिक लॉरेंस। आपको चेयरमैन का नाम याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, वही चेयरमैन थे। ठीक है,
और जब ये भेजा गया फरवरी 1946 में, भारत कब पहुंचा, तो भारत पहुंचने का डेट है 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च को डेट, ये डेट भी याद रखिएगा, आप पहुंचा था। बीपीएससी पूछ सकता है ये सवाल, पहले पीवाईक्यू में भी है ये। इस मिशन के बारे में, अब चूंकि बीपीएससी का ट्रेंड है स्टेटमेंट बेस्ड, तो आपको एक दो फैक्ट और याद रखने चाहिए। इस कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव पर, इसी के प्रस्ताव पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में बना। ठीक है, इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा, संविधान सभा जो होगी भारत में, वो इलेक्टेड होगी बाय प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रांतीय सभाएं हैं उससे इलेक्ट होकर के भारत की संविधान सभा बनेगी। पाकिस्तान की डिमांड जो है उसको रिजेक्ट किया था कैबिनेट मिशन ने, ये भी याद रखना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थियोरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, अगस्त 2024 इसमें बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुआ था कौन सा एग्जाम? ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम। ठीक है, उसमें ये वाला सवाल पूछा गया है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किस नेता से संबंधित है या किस नेता ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको फिर ये भी देखने को मिल रहा है। तो चूंकि 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है, आपको याद रखना है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किन्होंने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस से संबंधित थ्योरी थी ये, है ना। इसके अलावा भी जो कांग्रेस से संबंधित थ्योरी कुछ हैं उनको भी आप याद रखिएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त की, वो याद रखना है आपको। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले की, वो भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस द रेजोल्यूशंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस के बारे में पिछला भी सवाल था और ये फिर से कांग्रेस के बारे में सवाल है, पर ये सवाल थोड़ा सीधा सीधा सा है, डायरेक्ट सेशन और ईयर जो है वो पूछा गया है कि कौन से सेशन में फंडामेंटल राइट जो है वो पहली बार आया था। ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907, सूरत सेशन। ऑप्शन बी है गया अधिवेशन, गया सेशन 1922। ऑप्शन सी है कराची सेशन 1931। इनमें से कौन सा ऐसा सेशन था जबकि पहली बार मौलिक अधिकार जो है वो उसका प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर है ऑप्शन सी, कराची सेशन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1931 में। और आपको याद रखना है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किन्होंने की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इसी सेशन में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी पास हुआ था। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये पीवाईक्यू में है तो आपको नोट कर लेना चाहिए या याद रखना चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम या पॉलिसी जो भी कह लीजिए आप, वो आया था इसी सेशन में 1931 में ही। ठीक है, कराची सेशन में। ये हमारा 14th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो आप लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको बीपीएससी के जो 69th प्रीलिम्स हुआ था उसमें हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो किस बुक से, किस सोर्स से पूछे गए थे, इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट है और हर सब्जेक्ट कवर किया गया है। हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं कि किस सोर्स से कौन सा सवाल पूछा गया था। आप वो हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल